हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडी नेटवर्क में स्वागत वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया सी लेंथी सी प्रॉब्लम्स की थी और मेरे बच्चों टाइम पूरा हो गया था। केवल 3 ही प्रॉब्लम्स मैं आपको पिछले वीडियो में बता पाया था, लेकिन मेरे बच्चों आज हम लोग उसकी बची हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस टॉपिक की, वो आज हम लोग पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर करते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा वीडियो। और मैं डॉक्टर फिरोज शाह, आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, ये वीडियो। ओके, ठीक है। देखिए बेटा, आज जो मैं आपको प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ वो भी थोड़ा सा लेंथी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बड़े आंसर्स हैं। टाइम उनको आंसर निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो बेटा सब लोग ध्यान से समझेंगे। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है टू एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स A and B form compound having molecular formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degrees centigrade, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 degrees centigrade. The molar depression constant for benzene in 1000 gram is 5.1. Calculate the atomic mass of A and B. बच्चों ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आज की पहली प्रॉब्लम। और अब तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनसे ये डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे याद करो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन हुआ था वो काफी डिफरेंट टाइप का था, ऐसे ये भी बच्चों अब तक का हमारा सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आओ बड़े प्यार से बड़े मजे से सुनते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन क्या है, ये है टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट है ए और बी, फॉर्म कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। तो जो ए और बी दो एलिमेंट हैं ये आपको मालूम है रिएक्शन कर रहे हैं
और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं Ab2 और Ab4, दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। When dissolved in 20 gram of benzene, dissolve 20 gram of benzene, 1 gram of Ab2 lowers the freezing point। बेटा ये जो 20 ग्राम ऑफ बेंजीन है, इसका मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन मीनिंग मोस्टली सॉल्वेंट के लिए यूज होता है। तो आपको बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट W इज इक्वल टू 20 ग्राम गिवन है। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, 20 ग्राम ऑफ 1 ग्राम Ab2। Ab2 का मास दिया जा रहा है 1 ग्राम। समझ में आ रहा है ना, जो Ab2 है उसका मास आपके पास कितना है 1 ग्राम, यानी WB इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में 1 ग्राम दिया है मास ऑफ सॉल्यूट। Ab2 जो है वो एक सॉल्यूट कंपाउंड है, उसका मास दिया है 1 ग्राम। ओके, आगे कह रहे हैं लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों जो 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स हो रहा है, मतलब समझ गया ना। अरे भाई, जब कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, तो जनरल सी बात है उसे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF आप उसे कंसीडर कर लेते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं ये जितनी भी वैल्यूज गिवन है, ये सब किसके लिए गिवन है, ये Ab2 कंपाउंड के लिए गिवन है। यानी कि Ab2 का 1 ग्राम है, उसे 20 ग्राम बेटा सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों उससे जो डिप्रेशन आ रहा है, जो लोअर्स हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, वो हो रहा है 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं क्या, आगे वो कह रहे हैं वेयर एज 1 ग्राम ऑफ Ab4 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अभी वो बात कर रहा था Ab2 की, अब वो बात करने लगा किसकी मेरे बच्चों, अब वो बात करने लगा है Ab4 की। यानी सेकंड कंडीशन जो है वो Ab4 के लिए आ रही है। तो मैं सोच रहा हूं कि हम लोग क्या करें, यहां पर हम लोग चलो यहीं पर कर लेते, यहीं पर लिख देते हैं Ab4। Ab4 के लिए क्या कह रहा है, वो कह रहेगा वेयर एज 1 ग्राम ऑफ Ab4, 1 ग्राम ऑफ Ab4 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 डिग्री सेंट। यानी जो Ab4 है उसका 1 ग्राम भी कितना फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर्स कर रहा है 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1 ग्राम है, और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.3 है। वैल्यू बहुत कम है, इसलिए बेटा हम लोग हमेशा ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा F कंसीडर कर लेते हैं। ओके बेटा, कई बार बच्चे कहते हैं सर इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट दे दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कितने सॉल्वेंट में से डिसॉल्व करना है। तो बच्चों आपको याद रखना सॉल्वेंट कॉमन है दोनों में, वही 20 ग्राम है। यानी पहली कंडीशन में जो Ab2 है उसका 1 ग्राम 20 ग्राम में डिसॉल्व कर रहा है, और दूसरी कंडीशन में भी आपको यही मानना है कि उसका 1 ग्राम जो है Ab4 का 1 ग्राम वो भी 20 ग्राम में डिसॉल्व हो रहा है। मतलब अपने आप WA इज इक्वल टू यहाँ पर भी 20 ग्राम ही ले ले, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ भी मेरे बच्चों आपको 20 ग्राम ही लेना है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इन 1000 ग्राम। यहाँ सर ये 1000 ग्राम क्या सॉल्वेंट है, नहीं बेटा, ये एक्चुअली जो आपने देखा होगा जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, KF की वैल्यू, वो आपने देखा होगा अक्सर उसकी यूनिट केल्विन किलोग्राम, किलोग्राम आता है उसकी यूनिट में, और किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ वो जो 1000 है ना, तो ये याद रखना कांस्टेंट के लिए यूज हो रहा है। देखो वो साफ कह रहा है द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट की बात कर रहा है फॉर बेंजीन इज इन 1000 ग्राम इज 5.1। तो ये जो 1000 ग्राम आ रहा है इसका कोई यूज नहीं है बेटा, ये तो केवल कांस्टेंट की यूनिट के तौर पे शो किया जा रहा है कि वो 1000 ग्राम में ये वाली वैल्यू है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। आपको जो ए और बी एलिमेंट दे रहे थे ना, इस बार उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई ना, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बेटा एटॉमिक मास ऑफ ए, एटॉमिक मास ऑफ ए निकालना है, एंड एटॉमिक मास ऑफ बी, एटॉमिक मास
ऑफ बी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको कंसीडर करना है। सर इसके लिए केएफ नहीं दिया क्या? बिल्कुल दिया है बेटा। केएफ तो सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है। आपको मालूम है जब दोनों में सॉल्वेंट बेंजीन है, इस वाली कंडीशन में भी बेंजीन है और AB4 वाले में भी सॉल्वेंट तो बेंजीन है, तो फिर केएफ की वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। जो केएफ की वैल्यू है आप वो यहाँ भी लिख सकते हैं 5.1, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड। अब बच्चों अपन को करना क्या है? बहुत आसान है। अब हमें करना ये है मेरे बच्चों कि हमें एटॉमिक मास ए और बी का निकालना है। इसके लिए मेरे बच्चों पहले हम Ab2 का मोलर मास निकाल लें। Ab2 का क्या निकाल लें? मोलर मास। और बेटा फिर दूसरी कंडीशन से हम AB4 का भी मोलर मास निकालें। सर ये मोलर मास कैसे आएगा? तो देखो अपने पास है AB2, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा इसके आगे का क्योंकि बड़ा आंसर है और टाइम लगेगा इसका आंसर थोड़ा सा लाने में, थोड़ी सी मेहनत है। AB2 के लिए आप लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू ये हो जाएगा KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन हो जाएगा बेटा MB इंटू हो जाएगा WA। ठीक है ना मेरे बच्चों, ध्यान से देखना जरा बेटा। आपको डेल्टा TF देखो AB2 के लिए ऑलरेडी हम लोग पता कर चुके हैं। देखो ये दिया है 2.3, तो यहाँ रख दो 2.3। बेटा KF की वैल्यू हो तो कांस्टेंट है, फिक्स होगी 5.1, तो ये हम लोगों ने ये रख दी 5.1, 1000 वैसे ही आएगा। WB मास ऑफ सॉल्यूट, देखो वो हमारे पास 1 ग्राम है, हमने बेटा यहाँ 1 ग्राम पुट करा अपॉन। अब आ जाओ बच्चों क्या लिख रहे हैं हम लोग? MB की वैल्यू। MB बेटा MB को बोलते हैं मोलर मास और इसी से तो हमारा आंसर आना है क्योंकि हमें एटॉमिक मास ऑफ A एंड एटॉमिक मास ऑफ B निकालना है। तो ये एटॉमिक मास AB के तभी आएंगे जब हमारे पास कंपाउंड का मोलर मास होगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमें तो मालूम नहीं है कि AB2 का मोलर मास क्या है, तो हम चाहें तो MB इज इक्वल टू लिख सकते हैं A+2B। सर A+2B क्यों लिख रहा है? अरे हमने ये मान लिया कि जो इसमें AB2 में जो एटम A है ना उसका एटॉमिक मास है स्मॉल a और जो B है हमने उसका एटॉमिक मास मान लिया स्मॉल b, लेकिन यहाँ देखो B2 है इसीलिए से हमने 2B लिख दिया। ठीक है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, तो हमने MB की जगह लिखा A+2B, हम यहाँ बेटा वैल्यू पुट कर देंगे A+2B। आप चाहो तो AB नहीं मानना है तो आप XY मान लो, इसे X मान लो, इसे Y मान लो, इससे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और WA है मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा, हमारे पास पहली कंडीशन में मास ऑफ सॉल्वेंट 20 है भाई साहब, दूसरी में भी मास ऑफ 20 ही है क्योंकि सेम सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है, तो यहाँ 20 कर दिया। अब अपन लोग इसे लिख सकते हैं A+2B इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा 5.1 इंटू 1000 अपॉन आ जाएगा 2.3 इंटू हो जाएगा 20। पॉइंट से देखो पॉइंट तो कैंसिल ही हो जाएगा, इससे से डिवाइड करोगे तो बेटा 50 बार जाएगा और अगर अपन ने से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा अपॉन 23 आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो A+2B की वैल्यू कितनी आएगी, तो मेरे ख्याल से अगर अपन लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो A+2B की वैल्यू 1 फिर आ जाएगी 10.87, ये आ जाएगी अप्रोक्स वैल्यू। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्यों सर इक्वेशन फर्स्ट क्यों माने? अरे अभी हमें तो एटॉमिक मास चाहिए ना, ए और बी के, कैपिटल ए कैपिटल बी के एटॉमिक मासेस चाहिए है ना, इसलिए मेरे बच्चों हमने ये कर लिया। ओके, अब बच्चों ये तो अभी हमने AB2 वाली कंडीशन को सॉल्व करा। अब बच्चों आओ हम AB4 वाली भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो AB4 वाली कंडीशन में फिर फॉर्मूला अप्लाई करा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पर आपको मालूम है डेल्टा TF की वैल्यू देखो 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो ये हमने गिवन वैल्यू जो थी 1.3 ये रख दी। KF कितना? अरे भाई सॉल्वेंट तो कॉमन है, तो जो इसका होता है वही इसका होगा, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया 5.1 इंटू 1000 तो वैसे ही कॉमन है। WB मास ऑफ सॉल्यूट, तो याद करो मास ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम लिया था। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें
तो इसमें 1 ग्राम Ab2 डिसॉल्व किया, फिर वेयर एज करके दूसरी कंडीशन में 1 ग्राम Ab4 भी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर WB 1 आ जाएगा। अब MB फिर आ गया बच्चों मोलर मास। अब इसका मोलर मास Ab4 का मोलर मास क्या होगा, तो बच्चों हम इसे भी मान लेंगे, MB इज इक्वल टू लिख सकते हैं A+4B। सर ये कैसे हो गया, अरे भाई ए का हमने एटॉमिक मास मान लिया स्मॉल ए, बी का हमने एटॉमिक मास मान लिया स्मॉल बी, और देखो बी बेटा 4 है ना 4, तो इसलिए बेटा हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग बेटा यहाँ वैल्यू रख दो, A+4B लिख दो, और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों में कॉमन था 20 ग्राम ही आएगा, तो यहाँ भी 20 ग्राम पुट कर दिया। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमने इसे लिख दिया A+4B इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ जाएगा 5.1 इंटू 1000 अपॉन 1.3 इंटू हो जाएगा 20। बच्चों क्या आप जानते हैं ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 20 से हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 50 बार जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, अपॉन में बेटा 13 आएगा। बेटा इसका अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो A+4B की वैल्यू जानते हो कितना आ रही है, A+4B की वैल्यू हमारे पास अगर हम डिवाइड करके देखेंगे बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास आ जाना चाहिए, कितनी आ जाएगी 196.15, ये वैल्यू आ जाएगी 196.15। इसे बच्चों इक्वेशन सेकंड मान लिया, समझ में आ रही ना, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब बच्चों जब दोनों इक्वेशन आ गई तो अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अरे मालूम है हम लोग इस तरीके से, देखो हम लोग लिखे हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देखो इक्वेशन A+4B, देखो एक इक्वेशन तो ये थी A+4B इज इक्वल टू 196.15। हम इक्वेशन सेकंड में से बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को लेस कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड से किसे लेस कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड लिख दी। अब इक्वेशन फर्स्ट उठा लो, ये है तो ये है A+2B इज इक्वल टू 110.87। तो देखो हम इसे लेस कर रहे हैं, ये लेस कर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हमने बेटा देखो सब्सट्रैक्ट करा तो ए से तो देखो ये कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, ये 4B है 2B लेस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे बच्चों 2B, क्या बचेगा 2B। और बच्चों इसे भी हम लोग लेस कर देंगे। जब मेरे बच्चों इसे हम लोग लेस करेंगे 196 में से 110 को, तो हमारे पास जानते हो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 85.28 आ जाएगा, ये आएगी 2B की वैल्यू, है ना, ये 2B की वैल्यू आई है। बेटा 2B की वैल्यू से अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम लोग 2B की वैल्यू से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, हम निकाल लेंगे B की वैल्यू। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 85.28 अपॉन 2 लेट्स डिवाइड कर दो, तो आपको मालूम है ये आ जाएगा आपका 42.64। बेटा ये B की वैल्यू आई है 42.64, यानी कि B का हमारे पास एटॉमिक मास आ गया। जो B था उसे हमने एटम जो B था ना बेटा, उसको हमने स्मॉल b कंसीडर कर लिया था, B का एटॉमिक मास आया। अब बच्चों क्या करना है अपन को, बच्चों B के एटॉमिक मास आने के बाद अब A का निकाल लो। कैसे निकालें सर, अरे B की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जहां आपको मर्जी हो, कहाँ आप इसको उठा के पुट कर सकते हो। तो हमने ले लिया बेटा यहाँ पर A+2B इज इक्वल टू कर दिया कितना मेरे बच्चों, ये है 110.87, ठीक है, ये वैल्यू थी इक्वेशन पर। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो B की वैल्यू निकाली थी ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा A+2 इंटू 42.64 इज इक्वल टू 110.87। ओके, अब बच्चों हम लोग आगे स्टेप लेके आ रहे हैं। देखो कैसे, आपको मालूम है इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा A प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा
85.28, देखो फिर वही वैल्यू आ गई, 2 का मल्टीप्लाई हो गया जो यहाँ थी। 85.28 इज इक्वल टू 110.87, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 110.87 माइनस 85.28। ये लेस कर दो तो आप बता सकते हो ए की वैल्यू आएगी 25.59। ये मेरे बच्चों देखो बी की वैल्यू आई थी, ये ए की वैल्यू आ गई थी। उसने यही पूछा था व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ए का एटॉमिक मास आ गया 25.59, और मेरे बच्चों बी का एटॉमिक मास हमने देखो पहले निकाल ही लिया था 42.64, और यही मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा सा बेटा देखो टाइम लगा हम लोगों को, लगना भी चाहिए था, अच्छे से समझ लिया, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप इजी करेंगे। बेटा याद रखो, मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये क्वेश्चन मुझे करने में जितना टाइम लगता है आपको इसे करने में उससे काफी कम टाइम लगेगा। क्यों कम टाइम लगेगा? क्योंकि बेटा मैं इसलिए एक एक स्टेप बताता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना हो, उसको मेरी बात क्लियर होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैं जानबूझ के एक एक छोटे से छोटा स्टेप खुद करने की कोशिश करता हूं। आप जब करते हैं तो आप लोगों की तो वैसे ही मैथमेटिक्स भी तेज होती है, काफी अच्छी होती है, तो आप स्पीड से जल्दी जल्दी स्टेप उड़ा उड़ा के करेंगे, यानी कि इतना कॉमन स्टेप नहीं करेंगे, तो आपका तो ये आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरा एम है हर बच्चे को मेरी बात समझ में आए, जो मेरा वादा था 100% एक बार में क्लियर होना, वो मैं फॉलो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्लो स्लो आपको बताता हूँ। तो क्या ये वाली बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना? इसमें देखो दो आपको कंपाउंड दिए जा रहे थे, AB2 था, AB4 था। AB2 के लिए देखो आपको क्वेश्चन में दो मासेस दे रहे थे, AB2 का मास भी 1 ग्राम दे रहे थे, और उसे वही 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे थे, और जो लोअर्स आ रहा था फ्रीजिंग पॉइंट में वो 2.3 आ रहा था। ऐसे ही बेटा देखो सेम यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी देखो जो लोअर्स हो रहा था फ्रीजिंग पॉइंट में वो 1.3 हो रहा था 1 ग्राम के डिसॉल्व के बाद। एटॉमिक मास हमें ए और बी का फाइंड करना था, तो बस हम लोगों ने पहले AB2 के लिए कैलकुलेशन लगाया, तो ये आंसर निकाला, इक्वेशन बनाई, फिर AB4 के लिए, और इस तरीके से सॉल्व हो गया। आप एक बार करके जरूर इसको ट्राई करना, रीट्राई जरूर करना, इसको घर पे करके एक बार जरूर देखना, बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। चलिए खैर हम इसको अब रब करेंगे क्योंकि जगह नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए ठीक। स्क्रीनशॉट तो मेरे बच्चों ने मेरे बिना कहीं ले लिया होगा। चलो भाई, चलिए क्या, तो ये हम लोगों ने ड्राई क्लीनिंग भी कर ली, और इसके बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस बढ़िया से क्वेश्चन के बाद आइए फिर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, और अब हमारा क्वेश्चन है द मोलर freezing point depression constant of benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. Selenium exists as
पॉलीमर of the SEN, polymer of when 3.26 gram of selenium is dissolved in 2 to 6 gram of benzene, the observed freezing point is 0.112 degree centigrade, lowers lowers the lowers then for आगे है फॉर द प्योर बेंजीन what is the molecular formula of selenium? ये है मेरे बच्चों क्वेश्चन। देखो, द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रहा है, KF दे रहा है, तो इसका मतलब है KF इज इक्वल टू हो गया 4.9। ओके, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये यूनिट भी उसने दे दी। चलिए आगे क्या कह रहा है, सेलेनियम एग्जिस्ट पॉलीमर ऑफ SeN। जो सेलेनियम का पॉलीमर है वो कैसा है, SeN है, N, ठीक है ना। N का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर स्मॉल है। आगे कह रहे हैं व्हेन 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया जा रहा है 3.62 ग्राम ऑफ सेलेनियम डिसॉल्व इन 2 to 6 ग्राम ऑफ बेंजीन। मास ऑफ सॉल्वेंट है 2 to 6 ग्राम ऑफ बेंजीन। आगे क्या कह रहे हैं, द ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इज, सुनो, द ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.112 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपको मालूम है ये टेम्परेचर मेरे बच्चों बहुत कम है, पॉइंट में है, और जब कोई टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम होता है तो आप समझ जाना कि वो डेल्टा TF की वैल्यू आपको गिवन है, दी जा रही है। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम, ये आपको मेरे बच्चों फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम आपको फाइंड करना। बेटा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा, जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम करना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर करना हो, याद करो मैंने आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहां हमें सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना था। इस बार सल्फर की जगह उसने सेलेनियम कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए बेटा
आपको पहले तो मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब मोलर मास सेलेनियम का आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक भी हम पहुंच जाएंगे। तो मेरे बच्चों मोलर मास कैसे आएगा, तो बेटा उसका फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला है बेटा। आपको मालूम है डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.112, है ना, यही है ना, 0.112 ये है, और के एफ की वैल्यू है 4.9 इंटू 1000 वैसे ही रहेगा, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट है 3.62 अपॉन एम बी हमें चाहिए है, एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा ना तभी हम निकाल पाएंगे आगे का आंसर, इनटू डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो ये गिवन है अपन को, तो हमने 226 रख दिया। तो मेरे बच्चों एम बी हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.9 इंटू 1000 इंटू 3.62 अपॉन 0.112 इंटू 226। ओके, अब अगर अपन लोग इसे डिवाइड करेंगे तो जानते हो एमबी की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, यस सर, एमबी की वैल्यू डिवाइड करने पर हमारे पास आएगी 631.08 के आसपास, अप्रोक्स यही मिलेगी आपको 631.08। ये हमारे पास मोलर मास आ गया, मोलर मास आया बच्चों, अभी आंसर नहीं आया। आंसर तो हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिलीनियम। क्या आप जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिलीनियम क्या होता है? यस बेटा, मैं बताता हूं आपको। मैं इस क्वेश्चन को यहां पर कर देता हूं, देखो जरा सारे बच्चे, इसको यहां नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ये ये जैसे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिलीनियम चाहिए, तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम इज इक्वल टू होता है बच्चों SeN। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम इज इक्वल टू होता है SeN। बेटा हमें बस ये N की वैल्यू पता चल जाए ना तो सारा गेम ओवर हो जाएगा। तो बच्चों हम N कैसे पता करेंगे, बड़ा आसान है बेटा, कैसे, N इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास या इंपेरिकल फॉर्मूला मास, समझे ना, तो आप एटॉमिक मास लिख दो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास लिख दो। तो एन इज इक्वल टू होता है मोलर मास। सर ये मोलर मास कहां से आएगा, अरे ये तो आपने निकाला है मोलर मास बच्चे, ये निकाला है ना 631.0, यही तो है मोलर मास, अपॉन आ जाएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब सर हमें क्या एटॉमिक मास सेलेनियम का मालूम है? बेटा सेलेनियम का एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, और ये मैंने लिखना भूल गया तो मैं लिख देता हूं। ये कितना होता है मेरे बच्चों, ये होना चाहिए 78.8 के आसपास, 78.8 आएगा, मिस्टेक तो नहीं कर रहा है इसमें, 78 पॉइंट ना आ जाएगा 8, चलो 78.8 ही रहेगा, क्योंकि 78.8 लिखते हैं। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अब अपन लोग मोलर मास यहां से लेंगे 631.08 अपॉन डिवाइड करेंगे कितना, 78.8। बच्चों अभी आप पॉइंट पॉइंट हटा के जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको जानते हो कितनी मिलेगी, 8.008 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 8.008। लेकिन मेरे बच्चों जो n की वैल्यू हम लेते हैं ना, वो कभी भी याद रखना फ्रैक्शन में नहीं लेते, पॉइंट में लेते हैं, और पॉइंट में नहीं लेते, होल नंबर में लेना है। तो बेटा हमें n की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, तो बच्चों n इज इक्वल टू 8 निकाला हमने, यहां से सॉल्व करा तो n इज इक्वल टू 8 होल नंबर में आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ गए होगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम इज इक्वल टू Se8, बस ये हो गया आंसर। अरे भाई n की वैल्यू 8 थी, हमने n की जगह n पुट करा तो आंसर आ गया Se8।
तो बेटा ये कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था, ये वही पुराना जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में मैंने कराया था, वहां सल्फर का निकाला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ सेलेनियम का, दोनों में सेम कंडीशन लग रही है, बस थोड़ा सा वहां एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले से आंसर निकला था, यहाँ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों को, समझ में आया ना? ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वैसे बच्चों जगह तो मुझे कम लग रही है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्या करूं? अगर इसे रब रब कर ही देता हूं यार, बिना रब करे स्पेस नहीं बन पाएगा, है ना, दिक्कत होगी थोड़ी। चलो इसे रब कर देते हैं बेटा। एक बार मैं देखो, मैंने पिछले बार नहीं बोला था, इस बार मुझे याद आ गया। इसका आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट जरूर ले लो मेरे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं रब करने जा रहा हूं। जब मैं आपसे कहना भूल जाता हूं कि स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया, नहीं बोलता हूं, तब मैं अपने आप ही कह देता हूं कि मेरे बच्चों ने तो स्क्रीनशॉट मेरे बिना कहे ही ले लिया होगा। अपनी गलतियों को छुपाने का है ये तरीका। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, प्रॉब्लम नंबर सेकंड हम लोगों ने कर लिया, और अब हम लोग आ चुके हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड के लिए। समझ में आ रहा है ना? थर्ड। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है, चलो भाई लिख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉब्लम नंबर थर्ड हमारे पास है, आ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is prepared by dissolving 34.2 gram in 500 gram of water. Calculate the molar mass of compound. Okay, and अच्छा बना दे ना, and freezing point of the solution। आगे दे रहे हैं के बी, यहीं लिख दें, जगह कम पड़ सकती, के बी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, पर मोल, एम बना दिया देखो किनारे, एम मतलब मोल समझ लेना, पर मोल। आगे क्या कह रहा है वो? आगे दे रहा है के एफ इज इक्वल टू 1.87 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100.104 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आकर ये क्वेश्चन खत्म। तो आप एक बार क्वेश्चन रीड करना चाहेंगे, इजी क्वेश्चन है ये, तो लेंथी भी नहीं है, नॉर्मल है क्वेश्चन। A solution of an organic compound is prepared by dissolving 34.2 gram in 500 gram of water। वाटर आ गया सॉल्वेंट। तो भाई साहब WB की वैल्यू मास ऑफ सॉल्यूट आ गई 34.2 ग्राम, एंड WA आ गई 500 ग्राम।
बताओ, सेटिस्फाइड होना इतनी बात से मेरी? अरे भाई ये कम वाला मास है ना, और ये सॉल्यूट का मास है, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास है 34.2 ग्राम, और जो वाटर है 500 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, आपको एमबी कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एमबी आपको कैलकुलेट करना है। आगे क्या कह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को मेरे बच्चों हम लोग टीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? टीएफ। ओके, आगे क्या कह रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आगे कह रहा है केबी की वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और साथ में केएफ भी दे रहा है 1.87 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं टीबी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं ना क्या होता है बच्चों? टीबी। तो टीबी कितना दे रहा है मेरे बच्चों? 100.104 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये दे दिया ना। अब बच्चों क्या करना है हमें? अरे करना क्या है भाई, दो चीजें निकालना है, एक तो मोलर मास और एक टीएफ। तो मोलर मास कैसे निकालोगे भाई? आपको देखो, मोलर मास निकालना है, आपके पास केबी की वैल्यू है, आपके पास टीबी की वैल्यू है, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा? टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके, पक्का? यस, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब बेटा इसके लिए अगर अपन को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एमबी, अगर अपन को देखो एमबी फाइंड करना था ना, अगर एमबी फाइंड करना है मेरे बच्चों, तो इसके लिए डेल्टा टीबी भी तो चाहिए। तो अरे आ जाएगा ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना। सॉल्यूशन का जो टीबी है यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.104 है, माइनस, अच्छा सॉल्वेंट याद करो वाटर है, वाटर जब सॉल्वेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया ना इसका 100, लेस करेंगे तो आएगा 0.104। तो देखो ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हम डेल्टा टीएफ की जगह पुट करेंगे 0.104, केबी की जगह चेक करो, केबी की वैल्यू 0.52 है, इंटू 1000 है, 1000 रख दो, बहुत बढ़िया, इंटू हो जाओ अब आ जाओ डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी है मास ऑफ सॉल्यूट, देखो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, ये है 34.2 अपॉन एम बी देखो मुझे फाइंड करना है, और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट देखो 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम है ना डब्ल्यू बी, या डब्ल्यू ए 500 ग्राम, ये रख दिया। अब आप इसे सॉल्व करो तो आपको मालूम है ना एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.52 इंटू 1000 इंटू 34.2 अपॉन आ जाएगा 0.104 इंटू आ जाएगा 500। क्या आप जानते हैं 500 तो सीधे से आप दो बार कैंसिल कर दो, उठा दो 2 बार, और आपको मालूम है पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे और ये वाला पॉइंट भी हट जाएगा, और ये वाले इससे देखो 2 बार जाना, 2 से देखो अपन लोग इस वाले 2 को कैंसिल कर दो। फाइनली देखो हमें मिल गया एमबी की वैल्यू आ गई, कितनी आई? ये आ गया 342। ये मेरे बच्चों मोलर मास निकाल लिया, पहला आंसर तो आपका चुटकियों में आ गया, देखो आया चुटकियों में, यस सर। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये तो अभी मोलर मास आया, अब मेरे बच्चों याद करो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों क्या आप जानते हो, अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो पहले मेरे बच्चों हमें डेल्टा टीएफ फाइंड करना पड़ेगा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तब टीएफ आ पाएगा। तो आप क्या करें, अरे करना क्या है, सीधा सा फॉर्मूला है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, फॉर्मूला लगा दो बेटा। डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है? अरे भाई मैं बार बार बता रहा हूं, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए है टीएफ, ये टीएफ तभी आएगा जब आपके पास डेल्टा टीएफ हो। ओके, तो चलो केएफ की वैल्यू देखो, केएफ की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है अपने पास, ये है बेटा 1.87, ये पुट करा। डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट है, कितना है? अरे वही तो है मास ऑफ सॉल्यूट
34.2 ग्राम। ओके, ग्राम मत लिखो यहाँ, इनटू 1000 कर दो अपॉन एमबी। एमबी मोलर मास है, आपने निकाल ही लिया 342 इनटू डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कितना रखते हैं, अरे वही तो है 500। ओके, जब आप मेरे बच्चों ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, जब ये सारी वैल्यूज अगर आप पुट कर दोगे, तो उसके बाद आपको करना क्या है, छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई जल्दी से। यहां से देखो ये टू बार कैंसिल, ये देखो पॉइंट हटाया, 0 आया, ये 10 बार कैंसिल, और देखो 2 से अगर इससे कैंसिल करोगे, 2 से 5 बार कैंसिल, और देखो ये हटाओगे तो यहाँ डबल 0 आया, तो डेल्टा टी एफ क्या आ गया, 187 अपॉन 500 आ गया। बच्चों अब आप इसका जल्दी से इसमें डिवाइड कर लो, और डिवाइड करके देखो डेल्टा टी एफ क्या आ रहा है, 0.3, और फिर क्या आएगा, 0.3 के बाद आ जाएगा 74, 0.374 आ रहा, 0.374 आ गया आपके सामने आंसर। चलो अब क्या करना है, अब भाई साहब हमारे पास 0.374 आया, अब हम लोग निकाल लेंगे इससे क्या, अरे हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है ना फाइनली। अब वहीं पर आ जाओ, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यही होता ना, हमें टी एफ फाइंड करना है। ये वैल्यू कितनी है, ये है 0.374। याद करो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो सॉल्वेंट का नाम है वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है 0 माइनस टी एफ, तो टी एफ इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 0.374, ओके, डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कितनी आसानी से मजे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और जल्दी से स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए, और फिर मैं इसे करने वाला हूं रब। ओके, तो बच्चों अब अपन लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने रब कर दिया, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है एन aqueous solution freeze at 272.07 Kelvin while pure water freeze at 273 Kelvin. Determine the molality and boiling point of solution. Kf is equal to given अपन को 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी एंड Kb है 0.512 केल्विन पर मोलैलिटी। ये है बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहा जा रहा है, देखो बड़ा आसान है। एन एक्वस सोल्यूशन फ्रीज एट 272.07 केल्विन। एक्वस सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन टीएफ 272.07 केल्विन, while pure water freezes
एट 273 केल्विन। प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है 273 केल्विन, मतलब ये TF नॉट हो गया, प्योर हो गया ना, नॉट लग गया। आगे डिटरमाइन द मोलैलिटी, स्मॉल m कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। आगे कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, साथ में आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है टीबी भी कैलकुलेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलैलिटी भी करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको केएफ तो दिया ही जा रहा है, सामने लिखा, आप दोबारा क्या करेंगे, केबी भी सामने लिखा है, बहुत बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा बेटा, आप खुद सोचो। आपको यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। इन दोनों की हेल्प से बच्चों आप डेल्टा टीएफ फाइंड कर सकते हैं। और जब आपके पास डेल्टा टीएफ आ जाएगा तो बच्चों मोलैलिटी आ जाएगी। कैसे सर? तो देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है केएफ इंटू मोलैलिटी। ये है स्मॉल एम को हम बोलते हैं मोलैलिटी। ओके, तो यहाँ देखो डेल्टा टीएफ क्या आएगा, तो डेल्टा टीएफ है यहाँ पर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो टी एफ नॉट कितना है 273 माइनस ये हो जाएगा बच्चों कितना 272.07, और बेटा इसे हमने लेस कर दिया तो ये आ जाएगा 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं लिखना, केल्विन लिखना भाई, केल्विन में आएगा। क्यों? अरे ये दोनों केल्विन में है ना वैल्यू, देखो ये भी केल्विन में है, ये भी केल्विन में है, तो ये भी तो केल्विन में ही आएगा। तो यहाँ रख देंगे 0.93, और केएफ की वैल्यू देखो उसने दी है क्वेश्चन में, ये दी है देखो 1.86, और m की वैल्यू हमें निकालना है मोलैलिटी, m इज इक्वल टू आ जाएगा 0.93 अपॉन 1.86। क्या तुम जानते हो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इससे अगर डिवाइड करोगे तो 1/2 यानी 0.5, तो मोलैलिटी आ गई 0.5, यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। पहला आंसर आ गया भाई। पहला आंसर कितनी आसानी से आ गया, दूसरा आंसर उससे भी ज्यादा आसानी से आने वाला है। कैसे? अरे अब हमें दूसरे, एक तो मोलैलिटी फाइंड करना थी, दूसरा हमें टीबी फाइंड करना है। टीबी डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, पहले आपको डेल्टा टीबी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे? आपको मालूम है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलैलिटी। बिल्कुल सही। तो देखो डेल्टा टीबी अपन को फाइंड करना है, तभी आगे का आंसर आएगा। केबी की जो वैल्यू है देखो उसने दे दी है क्वेश्चन में ऑलरेडी 0.512, बिल्कुल सही। मोलैलिटी आपने देखो पहले ही यहाँ पर निकाल ली 0.5, अब बस आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आप लोग निकाल के देख लो क्या आ जाएगा, बताओ। अरे हो जाएगा 0। ये आ गया बेटा, क्या आ गया 0.256, क्या आ जाएगा 0.256। ओके, और आपको मालूम है ये याद रखना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा किसमें आएगा सर, केल्विन में लिख दें क्या? यस केल्विन में लिख सकते हो। तो क्या ये आंसर हुआ? नहीं बेटा ये आंसर नहीं हुआ, फिर क्या हुआ सर? एक्चुअली ये तो अभी डेल्टा टीबी निकाला अपन ने, हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी डेल्टा टीबी आया, अब इससे हम लोग आगे का आंसर निकाल लेंगे बड़े आराम से। कैसे? देखो भैया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। ओके, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू बताओ कितनी हमारे पास, डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने निकाली 0.256 इज इक्वल टू टीबी, टीबी की वैल्यू हमें चाहिए, देखो ये तो चाहिए हमें, माइनस टीबी नॉट कितना होगा। तो भाई क्वेश्चन में आप खुद देख लो सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट साफ दिख रहा है, वो कह रहा है वाटर है, और जब वाटर है तो आपको मालूम हैगा इसका आप क्या रख देंगे, इसका आप रख देंगे बेटा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर आप उसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 100 में आप 273 ऐड करेंगे तो याद रखना ये आ जाएगा 373 केल्विन। तो अपने पास टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आपको मालूम ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे
तो ये अपन को मिल जाएगी कितने 373.256 ओके केल्विन। ये मेरे बच्चे हमारा आंसर आ गया। आप धोखे से इसे ना आंसर समझ बैठना, कई बार बच्चे यही छोटी छोटी मिस्टेक कर लेते हैं और आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया ना? ओके, तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो को क्या हमें ओवर कर देना चाहिए? चलो ओवर कर लेते हैं। और बच्चों इसके बाद अब हम लोग प्रॉब्लम्स तो अप्रॉक्स सारी यहाँ पर जो मुझे बताना थी वो फिलहाल कंप्लीट है। और अब मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जानते हो, मैं सोच रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर अपन देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक पूरा फुल एंड फाइनल डिस्कस कर लें। ओके, आज यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। ओके, बाय बाय, जय हिंद।